जी। देखिए सर, युवा को एक अच्छा भविष्य देना हमारे लोकतंत्र की जिम्मेदारी है और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हमारे मुल्क को विकसित कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना नीचे आ गया है, आजादी के समय वो कहां था, आज वो कहां खड़ा है। अब दूसरी बात ये करता हूं कि उस युवा के लिए चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आज की डेट में हमारे मुल्क में है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम लोगों को, आज की डेट में जो प्राइवेट सेक्टर है वो तकरीबन समाज के 80% लोगों को सर्व कर रहा है जी। और जो सरकारी क्षेत्र है वो 20% लोगों को सर्व कर रहा है। और मेरे पिताजी जब इस एज में थे तो 90-10 का रेशियो था, रिवर्स था, यानी जस्ट सेक्टर चेंज हो गया। और निजी क्षेत्र ने डेफिनेटली अपने कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है रोजगार देने की, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा है। हमारे युवाओं को ये लग रहा है कि बड़े अच्छी तरीके से गाड़ी ले लो, 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, आप फॉरेन ट्रिप्स कर लो, आपको फाइनेंस हो जाएगा, वो चीजें हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो अपने आप को ही जो हम वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन कल्चर्स को, जहाँ पे सेविंग्स होती ही नहीं है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होता है, मुझे लगता है वो गलत है। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है, और उसके बाद वो अपने कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं। लेकिन जो डॉलर हमारी करेंसी के अगेंस्ट शूट हो रहा था वो अमेरिकन पॉलिसीज के कारण हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स कर रही थी, या उसको वो विलिंगली वो लोग चेंज कर रहे थे। एक चर्चा है कि भी अगर अमेरिका इसी तरीके से इंटरवीन करता रहेगा अपनी पॉलिसीज के थ्रू, तो उस लोगों के उनपे हमारे उनपे हर कंट्री प्रभावित होती है। अगर हम बात करें आजादी के बाद से लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। लगातार आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत हो रही है, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भारत बना रहा है। लगातार आर्थिकी जीडीपी के मामले में स्ट्रांग होता हुआ भारत नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कई सवाल दिमाग में कुल बुलाते हैं। एक इंजन जो है वो दिमाग का स्टार्ट हो जाता है और कई सवाल प्रोड्यूस करता है, और उनमें कई सवाल ऐसे हैं कि आखिर अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो कई ऐसे राज्य क्यों हैं जो कहा जाए कि कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, क्यों उनकी आर्थिकी जो है वो खस्ता हालत में आ चुकी है। अगर लोन की हम बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, वर्क फोर्स की बात करें कि भारत के पास यंग फोर्स जो है, वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये सोचती है कि आखिर रोजगार कहां से जनरेट किया जाए। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में आके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे पास एक बेहतरीन शख्स हैं हमारे साथ। आज जुड़ेंगे हमारे सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर पीएस वोरा, लेखक भी हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। लेखक इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है आर्थिक सफरनामा, और ये किताब जो है वो बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है और पढ़ी भी जा रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार गौतम साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर मैं आपको आपकी किताब के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, क्योंकि काफी पसंद की जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं इस किताब को। तो पहले यहीं से ही शुरुआत करते हैं, आपकी किताब से ही शुरुआत करते हैं कि आर्थिक सफरनामा। पहले तो टाइटल ही बड़ा प्यारा है और पूरी कहानी जो है बयां करता है कि आर्थिकी की जो है इसमें बात की गई है। तो पहले ये जानना चाहूंगा कि आखिर राइटर आपकी किताब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर किसी को पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मैं हिमाचल टुडे के इस चैनल पे भी हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आप आर्थिक सफरनामा के लिए आपकी बधाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो तकरीबन मेरी ये 1.5 साल की मेहनत है, एक रिसर्च है जिसको मैंने इस किताब के माध्यम से समाज को दिया है, और खुशी हो रही है कि अभी शायद 20-22 दिन ही हुए हैं किताब को आए। एक अच्छा रिस्पांस इसका मिल रहा है, अच्छे चर्चा इसकी है, अच्छे रिव्यू इसके आ रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि इसमें क्या चीज है, तो पहली बात मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आर्थिक मुद्दों पर बातचीत को या अर्थशास्त्र की बातों को हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मान के चलते हैं। हमें लगता है बहुत टेक्निकल चीजें हैं और हम थोड़ा से हटते हैं। हालांकि एक दूसरी बात ये भी सच्चाई है कि इन दिनों रीडर है ही नहीं, जो पाठक हैं वो बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज कह दीजिए या कुछ भी और कह दीजिए।
लेकिन मेरी कोशिश थी, जब मैं इस किताब को लिख रहा था तो मेरे दिमाग में मेरी टारगेट ऑडियंस थी, लेकिन उसके अलावा मैंने इसको समाज के पर्सपेक्टिव से लिखा था। तो मैंने इसमें अपने मुल्क की, आजाद मुल्क की 75 साल की आर्थिक सफर को लिखा है, आर्थिक जर्नी को लिखा है। और मैंने इसको, गौतम भाई, मैंने इसको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में मैंने इस मुल्क की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, जिसको हम आज तक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझते हैं, अब चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो LIC हमारे मुल्क में कैसे आई, कई ऐसी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स हो, उन चीजों को मैंने फाइनेंशियल इनोवेशन, किस तरीके से वो चीजें फाइनेंशियल इनोवेशन बन गई, कैसे उसने एक आम आदमी की जिंदगी को बदल दिया, कैसे उसने समाज को बदला, कैसे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ दिया, उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल के साथ आके प्रोसीड करता हूँ। आपको पता है कि आजादी के बाद हमारे मुल्क में फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी, और हम ये समझते होते थे कि हमारी जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए शॉर्टेज हो गई थी, जबकि एक्चुअली हकीकत ये थी कि हमारी भूमि का बहुत ऐसा उपजाऊ भाग जो बंगाल का था या पंजाब का था, वो पाकिस्तान चला गया था। तो हमें एक फूड ग्रेन की शॉर्टेज होगी। हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, और अमेरिका की टाइम मैगजीन ने हमें एक्सप्लॉइट करते हुए लिखा था कि इंडिया शिप टू माउथ, यानी इंडिया में तो जब वो शिप पहुंचता है उसके बाद ये खाना खाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि मैं सोयाबीन की रोटियां खा रहा हूं। तो किस तरीके से उसके बाद एक रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति आती है, और वो किसानों को वो एक मतलब हमारे जो किसान है वो हमें सबसे पहले इस मुल्क में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। यानी 70 के दौरान वो चीज शुरू होती है, और आज 2020 में 50 सालों के बाद हम इस पूरे वर्ल्ड में हम गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं। तो मैंने उसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल इनोवेशन कैसे बना। इस तरीके से कई ऐसी घटनाएं मैंने ली हैं। पार्ट बी में मैंने इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं अभी, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो आर्थिक असमानता का है, जिसमें अमीर गरीबी के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है, उन चीजों का ऐसे 13 हेड्स है, 13 चैप्टर्स हैं, जिन पे मैंने बहुत इंपीरिकली बात करने की डेटा के साथ कोशिश की है। पार्ट सी में मैंने इस मुल्क की अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, जैसे G20 हो गया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, गिग इकोनॉमी हो गया, ऐसी कई चीजों पे मैंने बात की। पार्ट 4 में मैंने ग्लोबल चैलेंजेस बताए हैं हमारे मुल्क को। श्रीलंका अगर बर्बाद हुआ है तो उससे हमें क्या थ्रेट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान की इश्यूज हैं, रूस यूक्रेन है, अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंसी क्यों है, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी क्यों है, मतलब कुछ ग्लोबल इश्यूज पे मैंने बात की है जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को ढंग से समझ आएगा। एंड लास्टली जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे हिसाब से, वो सेक्शन 5 है इसका। गौतम भाई, हम लोग अक्सर बात करते हैं आम आदमी, ये इतना यूज आने वाला ये एक बात बन गई है, लेकिन हमें पता नहीं है आम आदमी कौन है। तो मैंने आम आदमी की कैटेगरी के कुछ लोगों को समझा और उन कैटेगरी के लोगों के इंटरव्यूज किए और उनकी जीवनी को लिखा है। मेरे हिसाब से एक आम आदमी में एक टैक्सी चलाने वाला जो है वो एक आम आदमी है, मैंने उसके जीवन को समझा। एक वेजिटेबल सेलर, एक दुकानदार, एक शिक्षक, एक किसान, इन लोगों की जिंदगी को मैंने समझा और उसमें मैंने अपनी किताब में लिखने की कोशिश की है। तो इस दौरान 262 पेज लिखे हैं सर, और आर्थिक सफरनामा जिक्र किया। और बस एक लास्ट चीज किताब के बारे में बोलूं तो मैंने इस आजाद मुल्क की, मैं तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि हूं, और तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने मेरी पहले की दोनों पीढ़ियां, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, उनके चैलेंजेस को लिखा और मैंने मेरे चैलेंजेस को लिखा, और मेरी आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो इस मुल्क को क्या दे पाएगी, ये चारों पीढ़ियों का कंक्लूजन मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं आपको आर्थिक सफरनामा में देखने को मिल सकता है, अगर आप पढ़ें या समझें। बहुत खूबसूरत, मतलब आपने इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजों को ध्यान में रखकर ये किताब जो है वो संजोई है। अगर मैं आगे बढ़ूं और आपके 5th सेगमेंट से रिलेटेड ही एक सवाल करूं, वर्कफोर्स की, इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो यंग वर्कफोर्स है वो बहुत मेहनत करता है। आपको क्या लगता है कि आज के प्रगतिशील देश में वो जो वर्कफोर्स है, क्या उसकी स्थिति सुधर रही है या और बदतर होती जा रही है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत सेंसिबली सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये मुल्क एक युवाओं का मुल्क बन चुका है, और अभी शायद आपको पता होगा एक नया अपडेट आया है कि हमारी जो आबादी है वो भी हम वर्ल्ड के सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री भी बन गई है। ये भी आपने सुना होगा। तो मैंने पिछले 2-2.5 महीने पहले तकरीबन मार्च में इस चीज पे एक अखबार के लिए लिखा था कि इसी फाइनेंशियल ईयर में या इसी एकेडमिक ईयर में हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री हो जाएंगे।
मैंने लिखा था अब हमें ये समझना है कि ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे लिए चैलेंज बन के आएगा या अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे चैलेंज लगता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है युवाओं के संबंध में, देखिए सर, युवा को एक अच्छा भविष्य देना हमारे लोकतंत्र की जिम्मेदारी है और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हमारे मुल्क को विकसित कर सकता है। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं सर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना नीचे आ गया है। आजादी के समय वो कहां था, आज वो कहां खड़ा है। दूसरी बात, क्यों मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि युवाओं की एक मेजर उसका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, युवा जो है अगर है, तो ग्रामीण सेक्टर से जो युवा आता है उसकी जिंदगी को भी ऊपर उठाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनता है सर जी। और उसके बाद टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज के भी युवाओं की जिंदगी को हमें उसको भी देखना है। हम सिर्फ मेट्रोज नहीं देख सकते कि वो किस तरीके से डेवलप हो गए, हमें पूरे हमारे मुल्क को देखना है। अब दूसरी बात ये करता हूं कि उस युवा के लिए चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आज की डेट में हमारे मुल्क में है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखिए, जितना क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे उतना ही स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस होगी। वही स्किल्ड वर्कफोर्स अल्टीमेटली कहीं जाके इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी और प्रॉस्परस करेगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी में कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होता जा रहा है, वो दिक्कत है। उसके कारण हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी एक तरीके से कमजोर हो गई है। हमें सोशल वेलफेयर की योजनाओं पे निर्भर करना पड़ रहा है, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए, जिसपे हमारा बहुत बड़ा बजट का एलोकेशन भी होता है। सेकंड बात ये मैं करता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से ड्राइव नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है। हमने अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, लेकिन अभी उसमें हमने कई स्टार्टअप शुरू किए हैं। आज हमारे पास काफी यूनिकॉर्न आ गए हैं, लेकिन बात वही है, कितना युवा हमारा मेन स्ट्रीम में आके इन चीजों में फोकस कर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। आज हम कहते हैं कि हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, जिनका इतना अच्छा जिनकी फंडिंग हो रही है, जिनकी एक वैल्यूएशन क्रिएट हो गया है, लेकिन सर उनमें क्या एक गांव का युवा जुड़ा, उनमें छोटे शहरों का युवा जुड़ा नहीं जुड़ पाया अभी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री होने के बाद युवाओं के लिए तो चैलेंज बहुत जबरदस्त आएंगे। अब अच्छी बात, सर्विस सेक्टर ही है जो हमें एक तरीके से एक हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, सर्विस सेक्टर भी युवाओं को कितना आगे बढ़ के ले रहा है। वो एक टॉप इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं के लिए चैलेंज है, और जरूरत पड़ेगी तो स्कूल शिक्षा से इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। बच्चों को एडवांस एक्सपोजर देना पड़ेगा। अगर हमारा युवा एडवांस एक्सपोजर एजुकेशन में लेता है और वो फोकस्ड होकर सोचता है कि मुझे नौकरी की लाइनों में अपना भविष्य खराब नहीं करना है, मुझे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, और पहले दिन से अगर इनोवेटिव सोचना शुरू करता है तो युवा के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन अदरवाइज चैलेंज तो रहेगा उसके लिए। सर, आपने स्किल की बात की, इनोवेशन की बात की। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास नौजवान बहुत हैं जो काम करने के लिए आतुर हैं, जिन्हें अगर काम दिया जाए तो वो बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन फंडा इज कि जॉब्स नहीं है। दूसरा, अगर उन्हें अपना काम शुरू करना है तो उन्हें लोन प्रसाद की तरह दिया जाता है कि आप लोन लीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, जो एक तरीके से अच्छी चीज है। आपसे मेरा सवाल यह है कि ये जो लोन है, जो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है आज के वक्त में, क्या इसे आप एक बेहतर चीज मानते हैं या फिर एक ऐसा बोझ मानते हैं जो हम खुद पढ़ाई लिखाई करके, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो है वो अपने सर पर लादते हैं? किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऑलमोस्ट मेरे दिमाग के उस पॉइंट को टच कर दिया जिसपे मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा था, व्यक्तिगत रूप से भी। मैं थोड़ा सा आपको हल्का से एक स्टोरी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। गौतम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में मैं अगर आज अपनी बात करूं, 40 प्लस की एज से मैं बिलोंग करता हूं। आज की डेट में हम लोगों को, आज की डेट में जो प्राइवेट सेक्टर है वो तकरीबन समाज के 80% लोगों को सर्व कर रहा है, और जो सरकारी क्षेत्र है वो 20% लोगों को सर्व कर रहा है। और मेरे पिताजी जब इस एज में थे तो 90-10 का रेशियो था, रिवर्स था, यानी जस्ट सेक्टर चेंज हो गया। और निजी क्षेत्र ने डेफिनेटली अपने कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है रोजगार देने की, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि निजी क्षेत्र को अगर जिम्मेदारी रोजगार में निभा रहा है तो निजी क्षेत्र को लाभदायकता भी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? जब एक आम आदमी की कंजम्पशन बढ़ेगी, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तभी जाके वो सर्कल चलेगा। अब उस सर्कल को हम लोगों की नीति, हमारे पॉलिसी होल्डर्स या हमारे जिन्होंने भी पॉलिसियां फ्रेम की पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, गलती ये हो गई है कि हमारी इनकम तो कम बढ़ी है
लेकिन कंपैरेटिवली हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए, और वो खर्चे बढ़े कैसे, आपने बिल्कुल सही बात की है, वो इस लोन के एवज में बढ़े हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे युवाओं को ये लग रहा है कि बड़ी अच्छी तरीके से गाड़ी ले लो, टू व्हीलर ले लो, फोर व्हीलर ले लो, आप फॉरेन ट्रिप्स कर लो, आपको फाइनेंस हो जाएगा, वो चीजें हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो अपने आप को ही जो हम वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन कल्चर्स को, जहाँ पे सेविंग्स होती ही नहीं है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होता है, मुझे लगता है वो गलत है। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है, और उसके बाद वो अपने कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं। हम लोगों को भी इस मोड पे आने में समय लगेगा, हमें सेविंग ओरिएंटेड होना चाहिए। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से जो लोन का ट्रेंड बना है, कहीं ना कहीं उसके कारण युवा के पास सेविंग नहीं है सर। तो वो, क्योंकि वो उसका जो जितना भी इनकम है वो खर्चों में जा रहा है, प्लस ईएमआई में जा रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत स्ट्रेटेजिकली डेवलप करें, और आप अपने फ्यूचर को बहुत फोरकास्ट करें ढंग से, अनसर्टनिटीज को उसमें एक टाइम दें, एक वैल्यू दें, उसके अकॉर्डिंग आप फोकस होकर आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। वरना अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आज मेरा प्रेजेंट अच्छा है, मैं आज एक ब्रांडेड चीजें यूज कर रहा हूं और मैं बढ़िया कर रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कल भी ऐसा होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी अनसर्टनिटीज बहुत ज्यादा है आज की डेट पे। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके पैरेलल आपको अपना कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। एक सर सेविंग वर्ड आपने यूज किया, लेकिन अभी के अगर हम बात करें तो सेविंग वर्ड की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप सेव भले ही कम करें, लेकिन उस सेविंग का आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, सेविंग मैं कहना वही चाहता था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए अब वो समय चला गया कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती थी। आज हमारा स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। आज हमारे पास, आज हमारा मार्केट जो है, ठीक है एफआईज के थ्रू आज भी ड्राइव होता है, लेकिन आज भी अब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है हमारा, जो मार्केट में डीआई के थ्रू भी वो चल रहा है। तो मुझे लगता है हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि ठीक है कंजम्पशन हमारा रहे, लेकिन हमारी ओरिएंटेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ रहे। हम अगर सेविंग्स करते हैं तो इमीडिएटली उस सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट बनाएंगे तो एक तरीके से वो विशियस सर्कल बन जाएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा। जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो उसके बेनिफिट जो है वो ओवरऑल कई तरीके से क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट उसमें एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, उसको आप इग्नोर ना करें। आज भी डेफिनेटली इंडियंस का जो है थोड़े से कन्वेंशनल है, अभी भी हम लोग जो है पहली प्रायोरिटी के रूप में बैंकिंग को रखते हैं, या सेफ मोड पे हम लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अपनी थॉट प्रोसेस को बदलें। जब हम ये समझ रहे हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम लोग मूव हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के थ्रू लिक्विडिटी देना, उन्हें हेल्प करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, बहुत अच्छा फोकस होकर काम कर रही हैं, कुछ गलत नहीं होगा। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा गलत नहीं होगा। वी आर एब्सोल्युटली इनटू, हमारे लीगल प्रोसेस जो है बड़े सेफ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट युवा के पास होना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साथ एग्री करता हूं इस ओपिनियन पे से। एक सर, जब हम बात करते हैं पैसों की तो डॉलर ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, लेकिन अभी की चर्चाओं की बात करें तो डॉलर का प्रभाव को लेकर जो है वो चर्चा है कि प्रभाव कम हो रहा है। अदर जो करेंसीज हैं वो कहा जाए कि पेमेंट मोड उनका बढ़ रहा है। इंटरनेशनली जब हम इस्तेमाल की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, इससे भारत को, आपको क्या लगता है कि जब डॉलर का इंपैक्ट कम होगा तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये अभी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि डॉलर का वैल्यूएशन रिड्यूस हो रहा है। ये एक एक्चुअली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मुद्दा है, क्योंकि रूस यूक्रेन को तकरीबन 1 साल हो गया इस इश्यू को, और इस बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी लेवल पे बहुत बड़ा फेलियर रहा है। अब दूसरी बात, अगर इसको हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखें तो डेफिनेटली अमेरिका स्ट्रेस में तो है, क्योंकि कोविड के दौरान जो उन्होंने अपने समाज में, अपने मुल्क में लिक्विडिटी को बढ़ा के रखा, उससे उसका इन्फ्लेशन जो है वो बहुत शूट हो गया। और अब पोस्ट कोविड अमेरिका जो इस इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से ही सफर कर रहा है, और अमेरिकन फेड ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो निकला है, कई बारी रेट्स को टाइटनिंग किए, हम सब जानते हैं। और उसकी उन टाइटनिंग के कारण डॉलर जो है वो आर्टिफिशियली कंट्रोल हुआ, आर्टिफिशियली अप्रिशिएट हुआ है। हमारी करेंसी के कंपैरिजन में भी डॉलर किस लेवल पे चला गया। हम लोग फंडामेंटली कहीं वीक नहीं थे, वी वर वेरी स्ट्रांग, वी वर वेरी एब्सोल्युटली वेल, हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे थे। लेकिन जो डॉलर हमारी करेंसी के अगेंस्ट शूट हो रहा था वो अमेरिकन पॉलिसीज के कारण हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स कर रही थी, या उसको वो विलिंगली वो लोग चेंज कर रहे थे। तो इसके कारण कई मुल्कों ने, ये एक तरीके से पूरा वर्ल्ड इन दिनों जो है वो इम्पेशेंट है, थोड़ा रेस्टलेस है,
एक चर्चा है कि भी अगर अमेरिका इसी तरीके से इंटरवीन करता रहेगा अपनी पॉलिसीज के थ्रू, तो उस लोगों के उन पे हर कंट्री प्रभावित होती है। अब अगर डॉलर जब हमारी करेंसी के अगेंस्ट, रुपए के अगेंस्ट जब अप्रिशिएट हो रहा था, तो डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। हम लोगों को हमारे ट्रेड जो है वो एक्सपेंसिव हो रहे थे, एक्सॉर्बिटेंट हो रहे थे, हमें कच्चा तेल महंगा पड़ रहा था। अब कच्चा तेल महंगा पड़ेगा तो आपकी महंगी सब्जी भी महंगी हो जाएगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ये सब चीजें थी। तो इस दौरान डेफिनेटली एक चर्चा चल रही है कि जैसे आपको एक चीज और बताता हूं कि इन दिनों ये भी नोटिस किया गया है कि वर्ल्ड के कई देश जो है वो गोल्ड की बाइंग उन्होंने इंक्रीज कर दी है, उनके सेंट्रल बैंक्स ने। इंडिया ने भी पिछले क्वार्टर में गोल्ड की थोड़ी एक्सेसिव बाइंग की है। रशिया बहुत बड़े लेवल पर बाइंग कर रहा है, जबकि रशिया तो एक मैन्युफैक्चरर भी है गोल्ड का। चाइना ने बहुत किया है, छोटे छोटे मुल्क बहुत बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कल को अगर डॉलर का रिप्लेसमेंट बनता है कोई करेंसी, राइट, लेकिन मान लीजिए उस करेंसी के साथ हमारी एक तरीके से कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसका पेमेंट हम गोल्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो गोल्ड की जो एक वर्ल्ड में बाइंग इंक्रीज हुई है पिछले कुछ समय के दौरान, तो शायद कुछ इस तरीके का वर्ल्ड के कुछ देशों में इस तरीके का चर्चा है कि भी डॉलर की जो ये डोमिनेंस है इसको थोड़ा सा आने वाले समय में किसी भी तरीके से रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका जो अगला मीटिंग होने वाली है अगस्त में, तो शायद ऐसा कुछ है कि रशिया की तरफ से इस तरीके से प्रपोज होगा युआन के लिए, चाइनीज करेंसी के लिए, कि उसको प्रपोज किया जाए। अब आपने इंडिया के लिए बोला तो मैं आपको बहुत क्लियरली, मुझे लगता है ब्रिक्स में इंडिया भी एक मेजर पार्टनर है, और आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रशिया से तो हम बहुत आगे हैं, तो रशिया की इस प्रपोजल को इंडिया किसी हालत में नहीं मानेगा, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया इज वेरी क्लोज टू अमेरिका। और जहां तक बात डॉलर की जाए, हमारे पास एक अच्छा फॉरेक्स का कलेक्शन है यूएसडी में, तो हम लोग तो बहुत सेफर हैंड पे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर मुझे लगता है बाकी अमेरिका भी बहुत सजग है, अमेरिका ऐसे अपने डोमिनेंस को इतना इजीली खत्म नहीं होने देगा सर। तो अगर हम, जैसे कि आपने रशिया की बात की, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है और कई उठापटक जो है हमने देखे, हमने अफगानिस्तान का उठापटक देखा, चाइना और अमेरिका के बीच में ठनी रहती है, एक ट्रेड वॉर लगातार चलता रहता है, तो इसमें भारत को कहां पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर चीजों को देखना चाहिए? क्या इन उठापटकों से भारत को नुकसान हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या कहीं अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत जो है वो एक कदम और आगे बढ़ सकता है इन तमाम उलझनों में? देखिए, सबसे पहली बात तो भारत के लिए अभी पिछले एक दशक से भारत के लिए सबसे फेवरेबल चीज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारी सत्ता जो है अभी पॉलिटिकल स्टेबल है, और जब पॉलिटिकली आप स्टेबल होते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो। और मुझे लगता है हमारी पॉलिसी मेकर इस चीज के लिए बड़े सजग है। हम लोग बहुत सोच के काम कर रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन की प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने हम लोगों ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू तेल को दूसरे मुल्कों से खरीदने की कोशिश की जी। भाई हम लोगों को दिक्कत नहीं आई। हाँ, चीन के साथ हमारी तनातनी है, और ये चीज एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है कि हम ये जब कहते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि हम चीन पे डिपेंडेंट नहीं है। अरे साहब, चीन के साथ आपका जो इंपोर्ट बिल है आपके डिफेंस के बजट से ज्यादा हो चुका है, तकरीबन $19 बिलियन से ऊपर चला गया। तो ये मतलब कई जगह घाटा भी, आप चीन को तो इग्नोर अभी नहीं कर सकते। चीन से आपको बहुत बड़ा थ्रेट है। और अमेरिका के साथ तो आपके रिलेशंस ऑलमोस्ट आपने पिछले 2-3 दशकों से कूल कर ही रखे हैं जी। तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा सर। इंडिया के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री इकोनॉमी है, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आज हम तकरीबन $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। हमसे आगे अब जो मुझे लगता है कि अगले वाले 5-6 सालों में हम जापान को शायद पीछे छोड़ पाएंगे। 3rd लार्जेस्ट मुझे लगता है 2035 तक हम लोग वर्ल्ड के बन जाएंगे। तो इंडिया को इन चीजों के बीच में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। हाँ, चाइना जो है वो 16 ट्रिलियन का है, बहुत आगे है आपसे। अमेरिका 24 ट्रिलियन का है, बहुत आगे है। तो ये चीजें तब संभव है जब हम थोड़ी पॉलिसी चेंज करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, अपनी कंपिटेटिवनेस बढ़ाएं, कुछ टैरिफ्स कम करें, क्वालिटी इंट्रोड्यूस करें, ग्लोबल लेवल पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ड्राइव करना चाहिए। उन चीजों पे मुझे लगता है अभी भी फोकस कम है। अगर ये चीजें इंडिया सोचता है कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनाता है, तो इंडिया को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, तो बहुत फॉर श्योर है। मतलब उन सब चीजों से पिछले 75 साल के हमारे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ, अब हम कितना स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं और कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ये आने वाले समय में देखना है सर। एक लास्ट सवाल सर,
जी हमने बात की कि इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन इंडिया के कई ऐसे स्टेट हैं जो कर्ज के तले लगातार दबते जा रहे हैं, लगातार उनकी हालत जो है वो खस्ता हो रही है और लिस्ट वो कम नहीं हो रही है, साल दर साल वो लिस्ट बढ़ रही है जिसमें राज्य जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। तो ये क्या अलार्मिंग स्टेट है जो पूरी कंट्री को पीछे की तरफ खींच रही है इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने की, और कि भैया अगर आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो पूरी कंट्री उस चीज पर सर्वाइव करेगी, स्टेट्स को अपने आप को ठीक करना होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? गौतम भाई, मैं आपको बहुत मतलब आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतना सेंसिबल पॉइंट रेस किया। ये क्वेश्चन जो है, देखिए इसके पीछे रीजन क्या हो गया है कि ये मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी का एक ये फेलियर है। मैं रेस्पेक्ट करूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये चीज बोलते हुए कि हमारी डेमोक्रेसी का फेलियर है। हमने आर्थिक नीतियों में भी, आर्थिक मुद्दों में भी जनता को पोलराइज करने का माइंडसेट बिल्ड कर लिया हमारे राजनीतिक दलों ने। ये गलत है। मतलब देखिए, आपको ये जो मुफ्त बांटने वाली चीजों का जो एक ट्रेड शुरू हो गया है, राइट, ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक डेवलपमेंट की सोच है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है सोशल डेवलपमेंट का, लेकिन उसके पीछे एक कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए रेवेन्यू सोर्स आपके कम हो गए हैं, उसके बावजूद सत्ता में रहने के लिए आप जनता को किसी इस तरीके के मुद्दों से, आर्थिक मुद्दों से पोलराइज करते हो, ये गलत है। आप कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करिए ना, आप अपने रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करिए, आप अपना स्ट्रेंथ एनालिसिस करिए, जो भी आप इंडस्ट्री को लेके आइए, आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। आप उसके बाद जब आपके पास रेवेन्यू क्रिएट हो जाए, रेवेन्यू क्रिएट होने के बाद उस सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें, टैरिफ्स कम करें, तब तो बेहतर होता है। आप ऑलरेडी एक तरीके से एडवर्स कंडीशन में चल रहे हो, नेगेटिव कंडीशन में चल रहे हो, और उस कंडीशन में भी आप ये कह देते हो, फिर आप कहते हो साहब हमें फंड्स चाहिए सेंटर से, या वो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब आपको अपना जो लेगेसी है उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो पिछले कुछ समय से ये जो सत्ता में ये जो चीजें चल रही है ना, दोनों साइड से, राज्यों में और केंद्र दोनों में, मुझे लग रहा है ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है, और इसमें जनता को खुद ही समझ रखनी पड़ेगी। सर, राजनीतिक दलों से तो ये चीज एक्सपेक्ट करना बड़ा अजीब सी बात है, और इसमें जुडिशरी कितना इंटरवीन कब करती है उस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। जनता खुद समझदार हो, जनता को समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा इमीडिएट बेनिफिट अगर हो रहा है, मेरे को उससे मतलब ना हो, मुझे मेरा फ्यूचर देखना है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन देखनी है, मुझे मेरा मुल्क देखना है, मुझे मेरा समाज देखना है। तो अब उसमें मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद एक इस तरीके की सोच विकसित करनी चाहिए कि मुफ्त की चीजें क्यों, आखिर क्यों, ठीक है, जिसको जरूरत है उसको मिले ना। ओवरऑल क्यों साहब, मतलब ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस करना सबको आना चाहिए। अगर कोई चीज मुफ्त में बांटी जा रही है तो हम लोग क्यों नहीं समझते हैं कि कोई प्राइमरीली को बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट इग्नोर हो रहा है। आज अगर हम कोई चीज मुफ्त में सरकार हमें दे रही है तो सरकार के पास फंड्स कहां से आ रहे हैं? या तो फिर सरकार कोई ना कोई टैक्स इंक्रीज करेगी किसी दूसरी जगह, या कोई एक सोर्स को, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, उस सोर्स को वो रिड्यूस कर देगी और आपको कह देगी साहब ये हमने आपको दे दिया। तो अल्टीमेटली आपको हमें खुद हमारी जरूरतों का एनालिसिस करना आना चाहिए। मुझे लगता है बड़ा टफ है ये मुद्दा। अब इसमें कब एक जन सोच, एक लोगों का जन विचार कब किस तरीके से आता है, मतलब एक न्यायपालिका भी कैसे तरीके से इंटरवीन करती है, हालांकि इसने कुछ चीजों को उसने कंसीडर किया है, लेकिन अब ये सब बदलाव तो समय के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन ये जो भी है ये अल्टीमेटली एक गलत हो रहा है। एक तरफ तो हम ग्लोबली बहुत अच्छे ढंग से प्रोसीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कुछ राज्य जो है वो बहुत बदतर कंडीशन में जा रहे हैं। तो हमारा मुल्क किस तरीके से आने वाले समय संभलेगा, और उसके बावजूद एक हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गई है, तो ये चीजें चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए। इसीलिए इंडिया के लिए कोई एक स्टैटिक ओपिनियन देना कि नहीं साहब इंडिया इसी लाइन पे मूव करेगा, हर किसी के लिए बड़ा एक तरीके से थ्रेटनिंग सा रहता है सर। तो बाकी ओवरऑल बिल्कुल, अगर मैं निचोड़ निकालूं तो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो देश को चला रही हैं, बल्कि आम जनता जो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हें भी अपनी सोच को थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो बदलना होगा, और यहीं से शुरुआत होगी और यहीं से बदलाव की जो है वो कड़ी प्रारंभ हो जाएगी। तो सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए, और आई एम श्योर कि जो हमारी चर्चा हुई इससे बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी किताब में होगी जो दर्शकों को मिलेगी, आर्थिक सफरनामा। उसके लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपने ये जाना कि आर्थिकी यानी कि आर्थिक स्थिति भारत की भले ही अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पर आ जाएं तो
हालत बिगड़ती हुई नजर आती है। अगर हम रोजगार के लेवल पर आ जाएं, नौजवानों के लेवल पर आ जाएं, तो और खस्ता हालत जो है वो नजर आती है। तो कहीं ना कहीं नीचे से परिवर्तन की जरूरत है, आर्थिक स्थिति को बदलने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। और इसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, ना सिर्फ नीतियां काम आएंगी, बल्कि हर एक शख्स की, हर एक नौजवान की सोच भी काम आएगी कि आखिर उसे अपने आप को, अपनी स्टेट को, अपने देश को कैसे दुनिया में आगे बढ़ाना है और एक नई पहचान दिलानी है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।